Hey guys, welcome to Musty Classes 2.0. If you are new, please hit that bell icon and subscribe. Don't forget to smash that like button and write your opinion in the comment section down below. Hope you enjoy the video और इस क्लास में सीखेंगे और मस्ती करेंगे। जितना दोस्त आपके बारे में जानता है उतना आपके माता पिता नहीं जानते होंगे। समझ में आया? और इतना समझिए, अगर आपका दोस्त आपका दुश्मन बना तो आपको बढ़िया से बर्बाद करेगा, क्योंकि आपके बारे में ऐसा ऐसा चीज़ जानता है जो कोई नहीं जानता, केवल वो जानता है। देखो, सबके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, बकरोल समझ रहा है। समझ में आया? इसीलिए अपने दोस्त को दुश्मन मत बनने दीजिएगा। 10 रुपया दे दीजिएगा, ले भाई पकड़, लेकिन हमारा दुश्मन मत बन। कहा से अगर वो दुश्मन बना तो फिर आपका कौन कौन सा पोल पट्टी कहाँ खोलेगा किसी को नहीं पता। इंडिया के बारे में A to Z किसको पता चल गया? बिस्मार्क को। कौन सा युद्ध में? डेनमार्क के युद्ध में। और जैसे पता चला दूसरा युद्ध कहा ऑस्ट्रिया, अब तुरंत से फरियाते हैं क्योंकि तुम्हारा कमजोरी भी जान गए हैं और तुम्हारा ताकत भी जान गए हैं। अब तुरंत से फरियाते हैं। दूसरा युद्ध किससे लड़ लिया? ऑस्ट्रिया से लड़ लिया। और ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ा था तो फ्रांस का मदद ले लिया। किसका मदद ले लिया? फ्रांस से मदद ले लिया। और फ्रांस के पूरा के बारे में जान गया कि फ्रांस कितना ताकतवर है। समझ में आया? और तीसरा युद्ध गला कि चलो फ्रांस को निपटाते हैं, क्योंकि तुम्हारे बारे में भी जान गए। समझ में आया? तो किसी से दुश्मनी करे तो सोचिए समझिए नहीं, लेकिन दोस्ती करने से पहले 100 बार सोचिए समझिए। समझ में आया? क्योंकि दुश्मन को आप अपना राज कभी नहीं बताइएगा। तो अगर आपका किसी से दुश्मनी हो रहा है, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोस्ती कर रहे हैं तो 100 बार सोचिए, उसके बाद से दोस्ती कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके बारे में वो ऐसा रहस्य जान जाए जो आगे चल के आप ही के खिलाफ वो प्रयोग कर दे। तो दिक्कत है जो विस्तार किया ये का इन बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति। इनको कहना था कि यदि देश में क्या करना है, बदलाव लाना है, तो शासन युवाओं को सौंप दो। और इसी का कॉपी पेस्ट कौन मान लिए? मोदी जी। बोले जिस शहर में क्या है करप्शन ज़्यादा है, जिस राज्य में करप्शन ज़्यादा है, वहाँ पे युवाओं को भेज दो। जितना युवा लोग नया नया क्या हुए थे, ज्वाइनिंग किए थे, कोई नया दरोगा बना था, कोई नया SP बना था, कोई DSP बना था, कोई IAS बना था, कोई DM बना था, सब जितना भी युवा लोग थे और जितना भी करप्शन वाला शहर देखे टारगेट किए, सबको क्या किए? पकड़े। और वहाँ पे किसको भेज दिए? युवाओं को भेज दिए। जैसे गांव में देखिएगा, अगर कोई गरीब आदमी है गांव मोहल्ला में तो उस पर कोई ध्यान देगा नहीं, लेकिन 2 अमीर का मार हो गया, 2 अमीर का क्या हो गया? मार हो गया। अब उसमें ही गरीब का जाके नाचने लगे, सबका ध्यान जाए कौन है नाच रहा है, 2 के मार में कौन नाच रहा है, अरे हो जाए ऊपर घर है भाई है, उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन निकल जाएगा। जय हिंद क्या है। अब हम लोग पढ़ने चलते हैं किसको? यूरोप में किसका एकीकरण हुआ था? तुर्की का एकीकरण होगा। किसका? इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। समझ में आया? अब हम लोग पढ़ने चलते हैं किसको? एकीकरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ने चलते हैं? एकीकरण के बारे में। कोई दिक्कत है? चलिए, यहाँ पे आपको मैप दिख रहा होगा। मैप दिख रहा है सबको? चलिए अब इसको हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ से किसका एकीकरण करना है। कोई दिक्कत है? चलिए, यहाँ पे आपको फ्रांस मिलेगा। ये आपको क्या है? फ्रांस। नाम लिखते चलते हैं हम ताकि आपको दिखाई दे। फ्रांस दिखाई दे रहा है? ये फ्रांस हो गया। चलिए, यहाँ पे आपको जर्मनी मिलेगा। कौन है ये? जर्मनी दिख रहा है ना? और इधर आपको इटली मिलेगा। किसी अन्य कलर से कर देते हैं। चलिए, ये आपका क्या है? इटली है। क्या है? इटली क्या है? इटली। समझ में आया? और आपको दिखा रहा है इधर ऑस्ट्रिया होगा। यहीं पे इस हितचुकी तो राज्य है, कूद रहा है इतना ना है हितचुकी, या कूद रहा है इतना। ये आपका ऑस्ट्रिया है। देख रहा है हितचुकी है। ये कौन है? ऑस्ट्रिया। कौन है? ऑस्ट्रिया। दिखाई दे रहा है सबको ना? 3-4 गो राज्य है, इसको थोड़ा बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये आपका ग्रीस है, यानी कि इसका तुर्की, इसका कहानी आपको पढ़ाइए दी है। तुर्की और ग्रीस, यूनान और तुर्की का कहानी पढ़ा है ना? चलिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इसको हटाते हैं। इसको क्या करेंगे? रखते। चलिए, यहाँ देखिए, तो ये फ्रांस है। क्या है? फ्रांस है। ये जर्मनी है। ये ऑस्ट्रिया है। बीच में ये क्या है? ऑस्ट्रिया। और ये नीचे क्या है? इटली है। ऑस्ट्रिया का चांसलर का नाम है मेटरनिक। क्या नाम है? मेटरनिक एक घोर प्रतिक्रियावादी शासक है, जो कहता है कि लोगों के ऊपर शासन तो करो, लेकिन उनका भलाई मत करो। समझ में आया? और मेटरनिक नहीं चाहता है कि जनता क्या करे? आगे बढ़े। यूरोप का जनता क्या करे? आगे बढ़े। और जब यूरोप का जनता ही आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या यूरोप आगे बढ़ेगा? नहीं। मतलब वो चाहता है कि यूरोप भी क्या रहे? पिछड़ा रहे। क्या रहे? पिछड़ा रहे। तो दिक्कत अब देखिए हुआ क्या है। जो फ्रांस है, फ्रांस में सबसे पहले आया था कौन? नेपोलियन।
अरे बढ़िया राजा सबसे पहले कौन आया था? नेपोलियन। समझ में आया? जैसे नेपोलियन फ्रांस में आया, फ्रांस कई टुकड़ों में बटा हुआ था, सबको पीट पाट के रद्द किया। पहले बोला सब एक हो, फ्रांस का एक झंडा रहेगा और उसी झंडा के लिए सभी लोग क्या होंगे? मर मिटेंगे। जैसे भारत में अभी एक झंडा है, 28 राज्य है लेकिन एक झंडा है। 28 राज्यों का आदमी किसके लिए मरता है? एक झंडे पे मरता है। एक झंडा पर कुर्बानी देने के लिए 28 राज्य के नागरिक क्या रहते हैं? तैयार रहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे फ्रांस में जब आया कौन? नेपोलियन, तो बोला फ्रांस का एक झंडा रहेगा और यहाँ पे जितने भी राज्य हैं सभी इसी एक झंडे के लिए क्या करेंगे? मरेंगे मिटेंगे। तो दिक्कत है। अब ये फ्रांस क्या बोला? जब नेपोलियन फ्रांस का एकीकरण कर दिया तो उस समय जर्मनी कई भागों में बटा हुआ था। समझ में आया? इटली खुद 300 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। समझ में आया? और फ्रांस में उसी तरह से लगभग 300-400 टुकड़ों में वो भी क्या हुआ था? बटा हुआ था, कई भागों में बटा हुआ था। और जब कई भागों में बटा हुआ है तो बताइए, अगर कोई भी जाएगा तो इसको पीट पाट के एक भाग को चलेगा तो क्या दूसरा भाग उसको बचाने जाएगा? नहीं। जैसे घर में 5 भाई है, पांचों भाई अलग अलग रह रहे हैं और कोई आएगा एक भाई को पीटेगा, क्या दूसरा भाई उसको बचाने जाएगा? नहीं। लेकिन वहीं पांचों साथ में रह रहे हैं तब तो नहीं कोई आए पांचों मिल के मारेगा। समझ में आया? वहीं कौन समझाया? नेपोलियन। किसको? फ्रांस को, कि हम लोग कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं, यदि हम लोग एक हो जाएं तो हमारे ऊपर कोई आंख भी नहीं उठा सकता है। और नेपोलियन ये समझाने में क्या हो गया? सफल हो गया और फ्रांस का क्या कर दिया? एकीकरण कर दिया। और 1804 में क्या बन गया? राजा बन गया। और राजा बन के घेरने गया, जर्मनी को धो दिया। समझ में आया? और जर्मनी को धो धा के जरूरत किया तो जर्मनी का नींद खुला। ओ माय गॉड, ये नेपोलियन जो है वो सही कह रहा है। हम लोग जर्मनी को भी क्या रहना चाहिए? एक रहना चाहिए। हम अगर जर्मनी भी अगर आज हम लोग एक रहते तो नेपोलियन का औकात है कि जर्मनी पे चढ़ गया रहता? सही बात है। अगर जर्मनी क्या रहता? एक हो रहा था तो क्या नेपोलियन जर्मनी पर अटैक कर दिया रहता? नेपोलियन बहुत महान सेनापति में गिना जाता है। समझ में आया? वो कमजोर, देखिए आप हमला किस पर कर रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। अगर आप अपने से मजबूत पे बिना प्लानिंग किए हमला कर रहे हैं तो पक्का आप मुंह दिखा के आइएगा। लेकिन अपने से कमजोर पे बिना प्लानिंगों का हमला किए ना तो हो सकता है आपके ऊपर भारी पड़ जाए, क्योंकि प्लानिंग बहुत मायने रखता है। वो कमजोर रहे चाहे ताकतवर रहे, अगर आप प्लानिंग नहीं किए हैं और वो प्लानिंग करके बैठा हुआ आप हमला करिए तो आपको हरा देगा। समझ में आया? तो यहाँ जर्मनी क्या था? कई टुकड़ों में टूटा हुआ था, इसीलिए कमजोर था, इसीलिए यहाँ नेपोलियन हमला भी किया और क्या हुआ? जीत भी लिया उसको। उसी प्रकार इटली में भी गया, इटली में भी आक्रमण करके क्या हो गया? जीत लिया। वो दिक्कत। तो इससे नेपोलियन से इसको क्या मिला? दोनों देशों को सीख मिला। क्या मिला? सीख मिला कि हम लोगों को भी क्या रहना चाहिए? एक होना चाहिए। तो बताइए एकीकरण का सीख किससे मिला? एकीकरण का जो भावना है इनके अंदर कहाँ से पनपी? नेपोलियन से। किसके किसके अंदर? जर्मनी और इटली के अंदर। समझ में आया? हम लोग चलते हैं अब धीरे धीरे, पहले इटली में चलते हैं फिर कहाँ चलते हैं? जर्मनी में। इटली 300 छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हुआ था? बटा हुआ था। जब नेपोलियन गया तो बोला छोटा सा भी तब तुम 300 टुकड़ा में कहाँ बटा हुआ है? मारा मारपीट किस होता है? 30 टुकड़ा में ला दिया। 300 टुकड़ा को कितना टुकड़ा में कर दिया? 33 टुकड़ा में कर दिया। एक तो हित चुकी देश है, दिखाई दे रहा है ना? हित चुकी देश है। ऊपर में कितना टुकड़ा में बटा हुआ है? 300 छोटा छोटा टुकड़ा में बटा हुआ है। अब इसको कितना टुकड़ा में किया? वो 33 टुकड़ा में कर दिया। अब इसमें यहाँ पे था इटली, इसको जूम करते हैं और ज़्यादा, ये आपका इटली दिखाई दे रहा है। इटली का सर्डिनिया पिगमाउंट यहीं है, सर्डिनिया दिखाई दे रहा है। इटली का ही टुकड़ा है, इधर ये इटली हो गया। इटली का ये छोटा सा टुकड़ा जिसका नाम क्या है? सर्डिनिया पिगमाउंट। यहीं से सर्डिनिया पिगमाउंट से ही मांग उठा था कि इटली को क्या करना चाहिए? एक होना चाहिए। इटली का क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। और इसी इटली के सर्डिनिया में कौन आए थे? मेजनी। और मेजनी ने इटली के एकीकरण का क्या कर दिया? शुरुआत कर दिया। तो इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है। तो इटली के एकीकरण में 3 लोगों का बहुत ही ज़्यादा क्या रहा? योगदान रहा। चलिए पहला थे कौन? जोसेफ मेजनी। कौन थे? जोसेफ मेजनी। ये था इन बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति। इनको कहना था कि यदि देश में क्या करना है? बदलाव लाना है तो शासन युवाओं को सौंप दो। देखो किस तरह से बदलाव लेकर आते हैं। और इसी का कॉपी पेस्ट कौन मान लिए? मोदी जी। बोले जिस शहर में क्या है करप्शन ज़्यादा है, जिस राज्य में करप्शन ज़्यादा है वहाँ पे युवाओं को भेज दो। जितना युवा लोग नया नया क्या हुए थे? ज्वाइनिंग किए थे। कोई नया दरोगा बना था, कोई नया एसपी बना था, कोई डीएसपी बना था, कोई आईएएस बना था, कोई डीएम बना था। सब जितना भी युवा लोग थे और जितना भी करप्शन वाला शहर देखे टारगेट किए, सबको क्या किए? पकड़े और वहाँ पे किसको भेज दिए? युवाओं को भेज दिए। अब बताइए क्या वो युवा जाकर वहाँ पे क्या घुस लेगा? नया नया ज्वाइनिंग है तो घुस लेना जाएगा, पहले ही पकड़ा जाएगा। अपना करियर कोई चौपट करेगा नहीं। और वहाँ का स्थिति क्या हो गया? सुधर गया।
बात सही है। अगर आपको क्या करना है, शासन में सुधार लाना है, तो शासन किसके हाथ में सौंप दीजिए, युवाओं के हाथ में सौंप दीजिए। किसका कहना था, मेजनी का कहना था। समझ आया। इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता है, इनको जनक, या इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता है, मसीहा कहा जाता है। ये कौन है, जोसेफ मेजली। उसके बाद से कौन आए थे, कौन आए थे, काउंट काउर। कौन आए थे, काउंट काउर। काउंट काउर क्या बोले, इटली कोई को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हुआ है, टूटा हुआ है, लेकिन इटली के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। जैसे गांव में देखिएगा, छोटा मोटा कोई अगर एथी होगा, छोटा मोटा जैसा गरीब कुचला इजाम आदमी होगा, तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। समझ में आया। अगर कोई गरीब आदमी है गांव मोहल्ला में, तो उस पर कोई ध्यान देगा नहीं। लेकिन दो अमीर का मार हो गया, दो अमीर का क्या हो गया, मार हो गया, और उसमें ही गरीब का जाके नाचने लगे, सबका ध्यान जाए कौन है नाच रहा है, दोनों का मार में कौन नाच रहा है, अतः हो जाए ऊपर घर है भाई है, उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। अब पूरा गांव मोहल्ला के लोग जाने कि वो गरीब है, वो जा ऊपर घर है, ऐसे है, वैसे रहता है, वैसे रहता है, फेमस हो जाएगा वो। तो फेमस कैसे हुआ, दो अमीर के बीच में मार हुआ, गरीब का जाके बीच में क्या होने लगा, नाचने लगा, तो क्या हो गया, फेमस हो गया। समझ में आया। वही काम कौन किए, काउंट काउर। समझ में आया। क्रीमिया युद्ध चल रहा था, यूक्रेन का छोटा सा एक शहर है क्रीमिया, पहले रूस का हुआ करता था। समझ में। अरे 1991 में यूक्रेन बना है, कहते हम लोग छठियार उठियार सब उसका देखे हैं लोग 1947 में भारत आजाद हुआ है, 1991 में यूक्रेन बना है। समझ में आया। बकलोल हम लोग उससे छोटे ना है, वो 1947 में हम लोग आजाद हुए और 1991 में उसका निर्माण हुआ है। समझ में आया। तो यूक्रेन है बना है, तो यूक्रेन में एक जगह जिसका नाम क्या है, क्रीमिया। क्या नाम है, क्रीमिया। चलिए क्रीमिया को आपको दिखा देते हैं। यहाँ आप देखिए, ये यूक्रेन है, और यूक्रेन का यहाँ पे छोटा सा आपको हिस्सा दिखाई देगा, क्रीमिया। यूक्रेन यहाँ पे दिखाई दिया, यूक्रेन का छोटा सा हिस्सा क्या है, क्रीमिया। यूक्रेन यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है। यूक्रेन पहले रसिया में था, तो रूस का छोटा सा हिस्सा क्या था, क्रीमिया। क्या था, क्रीमिया। इस क्रीमिया में क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था। क्रीमिया में क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था। और बड़े बड़े देश इस युद्ध में क्या किए थे, भाग लिए हुए थे। बड़े बड़े देश इस युद्ध में क्या हुए लिए थे, भाग लिए थे। अब यहाँ पे जो कौन थे, काउंट काउर थे। कौन थे, काउंट काउर। बोले इटली का एकीकरण ऐसे पॉसिबल नहीं है, इटली को हमको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या करना पड़ेगा, फेमस करना पड़ेगा कि इटली नाम का भी कोई छोटा मोटा देश है, पूरा देश जाने कि इटली नाम का भी कोई देश है। जैसे वो गरीब के बारे में कोई जानता था नहीं, लेकिन नाचने लगा तो सबको जान गया कि गरीब नाम का भी कोई व्यक्ति यहाँ पे है। समझ में आया। उसी प्रकार इटली के बारे में कोई नहीं जानता था। और 1954 में चला था क्रीमिया युद्ध। क्या, कौन सा युद्ध, क्रीमिया युद्ध। इसी क्रीमिया युद्ध में कौन भाग ली थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उनका भी कहानी अभी बताएंगे। समझ में आया। तो इस क्रीमिया युद्ध में इटली को लेकर कौन चले गए, काउंट काउर। चले यहाँ आप देखिए, तो 1854 में क्या चल रहा था, क्रीमिया युद्ध। और इस क्रीमिया युद्ध में कौन लेकर चलेगा इटली को, काउंट काउर। और काउंट काउर इसको ले जाकर क्या बना दिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया कि इटली का एकीकरण होना चाहिए। और जब इटली गया किसमें, क्रीमिया के युद्ध में, तो वहाँ बड़े बड़े देश आए थे, बोले ये छोटका देश को ना के कूद रहा है जी बीचवा में, अतः इटली है, इटली कहाँ है, अतः है ऐसे पूरा इटली का वहाँ पे क्या खुल गया, पूरा पर्चा खुल गया। अब लोग इटली का सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ इटली बढ़िया, इसका एकीकरण होना चाहिए। समझ में आया। तो इटली को क्या बना दिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिए। समझ में आया। अंतर्राष्ट्रीय मुर्गा नहीं बकलोल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा। जितना दिमाग है उतना ही ना सोचेगी बकलोल। अंतर्राष्ट्रीय क्या बना दिए, मुद्दा बना दिए। अब ये क्रीमिया युद्ध जो है, इस क्रीमिया युद्ध में ही भाग ली थी कौन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नर्स को सिस्टर क्यों कहा जाता है, बताओ बताओ, बताए हैं तो बताओ, नर्स को सिस्टर क्यों कहा जाता है। चलो सुनो, यहाँ पे कहानी सुनो। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक क्या थी, देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल का मतलब होता है बुलबुल। क्या होता है, बुलबुल। और इटली में एक शहर है जिसका नाम क्या है, फ्लोरेंस। उसी में उसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। क्या हुआ था, जन्म हुआ था। यहाँ पे आपको इटली दिखाई देगा, इटली का एक शहर यहाँ पे दिखाई देगा, फ्लोरेंस। क्या नाम है, फ्लोरेंस। दिखाई दे रहा है, फ्लोरेंस। तो इटली में एक शहर है फ्लोरेंस। समझ में आया। इसी फ्लोरेंस में किसका जन्म हुआ था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। अब ये लड़की जो बचपन में जन्मी, इतना चंचल थी, मतलब हमेशा कूद फान कर लेते। जैसे बुलबुल को देखें, बुलबुल को क्या कहा जाता है, नाइटिंगेल। अंग्रेजी में बुलबुल को क्या कहा जाता है, नाइटिंगेल। तो लोग उसको नाइटिंगेल कहते थे। अब बुलबुल तो कहेंगे नहीं, कैसे वहाँ पे इंग्लिश चलता है, इटली में क्या चलता है, इंग्लिश चलता है। और नहीं विश्वास है तो जाके सोनिया गांधी से मिल लीजिए सोनिया गांधी को हम लोग इटली से ही आयात किए हैं, मतलब वहीं से उगाई है। समझ में आया। और जब आई थी तो वो केवल इंग्लिश से बोल रही थी, हिंदी बोलने का ढंग नहीं था। यहाँ पे आई तो हिंदी बोलने का ढंग सीखी, क्योंकि वहाँ पे क्या चलता है, इंग्लिश। तो वहाँ पे बुलबुल को क्या बोला गया, नाइटिंगेल। अरे बुलबुल को अंग्रेजी में क्या कहता है, नाइटिंगेल। और वो बहुत ज़्यादा लड़की बचपन से ही चंचल थी, हमेशा चुकर पुकुर करते रहती थी। समझ में आया, मतलब अस्थिर नहीं रहती थी, तो उसको नाइटिंगेल कहने लगा सब। समझ में आया। और थी किस शहर के,
फ्लोरेंस शहर की, तो उनका अपना कौन नाम नहीं पड़ा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल उनका नाम पड़ गया। कौन सा नाइटिंगेल? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, यानी फ्लोरेंस शहर की बुलबुल। समझ में आया? अब ये क्या हुआ, जब क्रीमिया में क्या हुआ, इटली भाग लिया। क्रीमिया से क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था, तो क्रीमिया में जाकर कौन भाग लिया, इटली भाग ले लिया। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल करी हम जाके युद्ध लड़बो। राजा बोला छोटा तुमको पकड़ लेगा सब, तो मुर्गा बना के खा जाएगा तुमको। जाएगी भाग लेने, चलो हटो, महिला सब भाग नहीं लेती है। तो राजा उसको क्या कर दिया, भगा दिया। लेकिन ये जिद्दी लड़की थी, आपको बताए थे बचपने से चंचल थी। अब जिद्दी थी, मुंह फुला के बैठ गई ना, हमको भी युद्ध लड़ना है, हमको युद्ध में भाग लेना है, हम भी मारेंगे उन सबको। समझ आया? राजा बोला कि ठीक है, ये सब नहीं होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। समझ आया? जाओगी कैसे मारोगी, ऐसे तो मारोगी, कुछ होगा ही नहीं। करेगी क्या तुम वहाँ पे जाके? समझ में आती? बोली ठीक है, हम युद्ध में भाग नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो युद्ध से हमारे भाई जो है, जो सैनिक वीर भाई हैं, वो घायल होकर आ रहे हैं, हम उनका इलाज तो कर सकते हैं, हमको आप उनका इलाज करने के लिए भेज दीजिए। बोले हाँ ये ठीक बात कही है, जाओ। तो इसको युद्ध में भेज दिए, क्या करने के लिए, घायल सैनिकों का इलाज करने के लिए। समझ में आया? अब ये पूरा मलहम पट्टी लेकर, लालटेन लेकर, इसको लालटेन लेकर सोती थी। समझ में आया? ये और रात को 2 बजे अगर कोई सैनिक कहारता था, कहारना समझते हैं ना, चिल्लाता अरे बाप रे दर्द हो रहा है, तब तुरंत लेकर लालटेन लगा हुआ जी, मलहम पट्टी तुरंत उसका करती थी, पोछ पाछ करके उसके पास क्या होती, चली आती थी। यानी कि एक ऐसी लेडीज मतलब क्या होता है, औरत जो हमेशा लैंप लेकर सोती थी। रात को 2 बजे अगर कोई सैनिक कहा रहा तो तुरंत लैंप लेकर चल जाएगी, क्या हुआ जी, मलहम पट्टी दर्द हो रहा है, तुरंत मलहम पट्टी करके चली जाती थी। यानी इनको कहा गया लेडी विथ द लैंप। विथ मतलब होता है के साथ, लैंप के साथ। समझ में? हमेशा लैंप लेकर सोती थी। समझ में आया? और जब अपने सैनिक भाइयों की सेवा कर रही थी तो इनको लोग अंग्रेजी में क्या बोला था, नर्स। अरे जो सेवा करता है उसको क्या बोलता है, नर्स। डॉक्टर को क्या बोला था, डॉक्टर नहीं, नर्स। नर्स कॉल के डिपार्टमेंट होता है। समझ में आया? तो इसको जो सैनिक सब थे वो नर्स नहीं बोले थे, प्रेम से इसको सिस्टर बोलना शुरू कर दिए। समझ में आया? तो यहीं से प्रथा चालू हुआ कि नर्स को क्या बोला जाता है, सिस्टर बोला जाता है। समझ में आया? तो अभी भी देखिएगा, नर्स को लोग क्या कहते हैं, सिस्टर कहते हैं। सिस्टर सुनो तो, सिस्टर ये, सिस्टर वो, तो नर्स को क्या बोला जाता है, सिस्टर बोला जाता है। समझ में आया? क्रीमिया युद्ध में कौन भाग ली थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और इसमें क्रीमिया युद्ध में जैसे इटली क्या हुआ, भाग लिया। इटली क्या हुआ, भाग लिया। वो कैसा मुद्दा बन गया, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। कौन सा मुद्दा बन गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। और जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना तो इटली का एकीकरण और ज़्यादा जोर शोर क्या हुआ, पकड़ लिया। तो दिक्कत और ज़्यादा जोर शोर से उसका क्या होने लगा, एकीकरण होने लगा। आगे बढ़े, उसके बाद से आए थे आपका गैरीबाल्डी। कौन आए थे, गैरीबाल्डी। इन्होंने कहा था कि लाल कुर्ती सेना का गठन करो। लाल मतलब सेना का गठन करो, बात विचार से कुछ नहीं होगा, सेना का गठन करो, और जो इटली के एकीकरण में बाधा पहुंचाए उसको क्या कर दो, मार काट कर रद्द कर दो। समझ में आया? तो इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहते हैं, गैरीबाल्डी को। तलवार के हाथ से बातें करते थे, कौन है जी, कौन रोकेगा इटली के एकीकरण में बाधा बनेगा। समझ में आया? तो गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का क्या कहते हैं, तलवार कहते हैं। इन्होंने लाल कुर्ती सेना का क्या किया था, गठन किया था, और इटली के एकीकरण में क्या किया था, योगदान दिया था। इन तीनों व्यक्तियों के में किसी को कोई दिक्कत है, इन तीनों के परिचय में किसी का कोई दिक्कत है? आगे बढ़े तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे एक बार फिर हम लोग समझते हैं। ये हम लोग का फ्रांस है, ये जर्मनी है, ये ऑस्ट्रिया, और ये क्या है, इटली है। समझ में आया? अब देखिए, जो ये ऑस्ट्रिया है ही चुकी, समझ में आया, छोटा सा है, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, सुने कि नहीं। तो यहाँ ऑस्ट्रिया है तो ही चुकी, लेकिन ये चोटा चाहता ही नहीं था कि इसमें से कोई भी देश क्या हो, एक हो, क्योंकि उसको पता था जब एक हो जाएगा तो क्या शुरू हो जाएगा, विकास शुरू हो जाएगा। और जब विकास शुरू हो जाएगा तो ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी क्या हो, क्या एकीकरण हो। समझ में आया? और जब इटली और एकीकरण का, जर्मनी का एकीकरण, ये ऑस्ट्रिया क्या होता था, नहीं चाहता था। तो ये लोग क्या किए, ऑस्ट्रिया को ही क्या करने अपना दुश्मन बना लिए। ऑस्ट्रिया को ही क्या बना लिए, दुश्मन बना लिए। फ्रांस, जर्मनी और इटली को एकीकरण के लिए प्रेरणा कहाँ से मिला था, फ्रांस से। किससे, नेपोलियन से। समझ में आया? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा कौन था, ऑस्ट्रिया। कौन था, ऑस्ट्रिया। तो जर्मनी भी चाहता था कि हम ऑस्ट्रिया को मिटा दे, और इटली भी चाहता था हम किसको मिटा दे, ऑस्ट्रिया को मिटा दे। चलिए देखते हैं किसको क्या क्या होता है इसके साथ। चलिए, बोल रहा है इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। ये तो सबसे बड़ा क्या था, बाधा था। इसका भूमिका क्या थी, ये सबसे बड़ा क्या था, बाधा था। तो पूछेगा इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा क्या था, तो ऑस्ट्रिया था। कोई दिक्कत, बोला इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधा थी, चूंकि एकीकरण के पीछे राष्ट्रवाद का हाथ था। और ऑस्ट्रिया का चांसलर का नाम क्या था, मेटरनिक था, जिसका कहना था कि जनता के ऊपर शासन करो लेकिन उनका भलाई मत करो। बोल रहा है इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का क्या योगदान रहा। इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का क्या रहा, बहुत ही अहम योगदान रहा, क्योंकि इसी से इन लोगों को क्या मिला था, प्रेरणा मिला था कि जब नेपोलियन फ्रांस को एक कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं अपने आप को एक कर सकते हैं। और नेपोलियन जर्मनी और इटली के लिए भी कार्य किया था, उनको भी एक करने के लिए क्या किया था, कार्य किया था। जैसे देखिए,
इन्होंने इटली और जर्मनी के भौगोलिक परिधियों को बाहर कर एक वास्तविक सत्ता दिलाने का क्या किया, प्रयास किया। समझ, नेपोलियन जो बोला वो क्या किया, इटली और जर्मनी को अलग एक राष्ट्र दिलाने का, मतलब जर्मनी एक अलग राष्ट्र रहेगा और इटली एक क्या रहेगा, अलग राष्ट्र रहेगा। इस तरह से करने का प्रयास कौन किए थे, नेपोलियन किए थे। फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रीयता के सिद्धांत का क्या दिया, जन्म दिया और 300 छोटे छोटे राज्यों को केवल 33 राज्यों में क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। जो 300 छोटा छोटा राज्य में बटा था, नेपोलियन उसको कितना भाग में कर दिया, 33 राज्य में परिवर्तित कर दिया। और 1806 ईस्वी में जर्मन राज्य संघ का क्या कर दिया, स्थापना कर दिया। ये कौन किया, नेपोलियन। समझ में आया। ये नेपोलियन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। कोई दिक्कत है, कहाँ भाग गया जी इसका, चलो हमारा कहाँ चल जाता है, ये देख रहा है। बिस्मार्क कौन था, इटली में किसी को दिक्कत है, हम लोग चलते हैं बिस्मार्क। बिस्मार्क रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था। क्या अपनाया था, रक्त एवं लौह की नीति। और ये जर्मनी का एकीकरण किया। किसका एकीकरण किया, जर्मनी का एकीकरण किया। अब जर्मनी का एकीकरण कैसे किया, ये बहुत ही ज्यादा कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। कौन सी था, कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था, जो हीगेल के विचारों से प्रभावित था। यह राजतंत्र, प्रजातंत्र, निरंकुश और कट्टरवादी और उदारवादी आदि का क्या था, समर्थक था। समझ में आया। इसने जर्मनी के एकीकरण के लिए विशाल सेना का संगठन किया। समझ में आया। किसके लिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए। रक्त एवं लौह का नीति समझते हैं ना, मतलब बात विचार से कुछ नहीं होगा, लिया तलवार काट पीट कर मार पीट कर कौन आ रहा है जर्मनी को रोकने के लिए। समझ में आया। गैरीबाल्डी खनियाई भी था। जिस तरह से गैरीबाल्डी के क्या कहा जाता है, इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है, उसी प्रकार ये भी बिस्मार्क को क्या कहा जाता है, जर्मनी के एकीकरण का मसीहा। यानी जर्मनी के एकीकरण में ये क्या किया था, रक्त और लौह की नीति अपनाया था। मतलब मारो काट मार कर जैसे हो वैसे क्या करो, इसको एक करो। तो जर्मनी के एकीकरण को कौन किया था, बिस्मार्क। अब बिस्मार्क कैसा व्यक्ति था, कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। समझ में आया। ये रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था। और वहाँ के जो संसद था, जो जर्मनी में क्या था, संसद, वहाँ से बिना पूछे धन निकाल लिया। बिना पूछे क्या निकाल लिया, धन निकाल लिया। धन समझते हैं ना, रुपया पैसा। बिना पूछे क्या निकाल लिया, रुपया निकाल लिया। और रुपया निकाल के और विशाल सेना का संगठन बना लिया। समझ आया। अब बोला जर्मनी के एकीकरण में जो भी बाधा पहुंचाएगा, चाहे वो ऑस्ट्रिया हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे डेनमार्क हो, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। समझ आया। सबको मारेंगे और अपना जर्मनी का क्या करेंगे, एकीकरण करेंगे। दिक्कत। लेकिन इसके ऊपर इल्जाम लग गया कि चोर है, पैसा निकाल लिया, पैसा चुरा लिया। समझ में आया। क्या लग गया, इल्जाम लग गया, क्योंकि ये बिना बताए पैसा निकाल लिया था। कहाँ से, धन राष्ट्र कोष में। राष्ट्रीय कोष मतलब जो देश का खजाना है, देश के खजाने में से आप बिना पूछे पैसा नहीं निकाल सकते हैं, वहाँ आपको पूछ के तब निकालना पड़ेगा। तो वो बिना पूछे क्या निकाल लिया था, पैसा निकाल लिया था। और जब बिना पूछे पैसा निकाला तो जनता ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया कि बिस्मार्क चोर है, पैसा निकाल लिया। समझ में आया। तो बिस्मार्क आया, बोला छोटा सा हम पैसा निकाल के खुद नहीं खाए हैं, ऐसे देखो कितना बड़ा विशाल सेना का संग्रह किए हुए हैं। फिर भी लोग इसका बात नहीं माने, बोले ये सब ऐसे नहीं मानेगा। ये क्या किया, डेनमार्क पर चढ़ाई कर दिया। किस पर चढ़ाई कर दिया, डेनमार्क पर चढ़ाई कर दिया। और डेनमार्क को हरा भी दिया। क्या कर दिया, हरा भी दिया। यहाँ आप देखिए, ये है आपका डेनमार्क, ये जर्मनी है, दिखाई दिया। और जर्मनी के जस्ट ऊपर आपको क्या मिलेगा, डेनमार्क। ये आपका डेनमार्क। समझ में आया। तो जर्मनी से अपना सेना, जो विशाल सेना का निर्माण किया था पैसा लेके, उससे किस पर चढ़ाई कर दिया, डेनमार्क के ऊपर। और डेनमार्क को जीत भी गया। अब जनता के अंदर राष्ट्रवाद की देखिएगा, जब देश में कहीं पे युद्ध छिड़ जाता है तो सभी देशवासियों के अंदर क्या आता है, राष्ट्रवाद की भावना आ जाता है। समझ में आया। अगर जैसे अभी भारत में अगर जैसे कहीं से युद्ध छिड़ जाता है तो हर एक भारतीय चाहेगा कि भारत के सैनिक पहले क्या हो, जीते, उसके बाद से जो होगा वो देखा जाएगा। समझ में आया। तो देश के अंदर एक राष्ट्रीयता का क्या दौड़ जाता है, लहर दौड़ जाता है। समझ में आया। तो जैसे यह जर्मनी किसके ऊपर चढ़ाई कर दिया, डेनमार्क के ऊपर। बिस्मार्क जितना विशाल सेना तैयार किया था लेकर किसके ऊपर चढ़ाई कर दिया, डेनमार्क। और डेनमार्क को जीत गया तो लोग बिस्मार्क का क्या करने लगे, तारीफ करने लगे, वाह बहुत बढ़िया कार्य किया है, सेना का निर्माण किया है। देखो पहले जर्मनी को कौन आता था, आंख दिखा कर चल जाता था, आज जर्मनी डेनमार्क को आंख दिखा कर चला आया। समझ में आया, मतलब जर्मनी को जीत लिया। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या रहा, अहम योगदान रहा। अब देखिए वो डेनमार्क को क्या हो गया, जीत लिया। डेनमार्क को क्या हुआ, जीत लिया। और इसके बाद से देखिए, और यहाँ पे एक विलियम प्रथम नाम का राजा था। वो राजा जानता था कि ये जो कार्य है वो बिस्मार्क ही कर सकता है, हमारे बस की बात नहीं है। तो राजा भी बिस्मार्क को पूरा छूट दे दिया। विलियम प्रथम कौन था, विलियम प्रथम। विलियम प्रथम बोला जाओ तुमको जो अच्छा लगे वो क्या करो, लेकिन जर्मनी को एक कर दो। जर्मनी का एकीकरण क्या है, जरूरी है। अब बिस्मार्क इसके लिए क्या किया, अब गुप्त संधि करना शुरू कर दिया। क्या करने लगा, गुप्त संधि करने लगा। गुप्त संधियों का जनक किसे कहते हैं, बिस्मार्क को। रक्त एवं लौह का नीति कौन अपनाया था, बिस्मार्क, यही है बिस्मार्क। और प्रसा का चांसलर कौन था, बिस्मार्क। प्रसा देखिए आपको बोले थे कि जर्मनी को ही क्या कहा जाता था, प्रसा। ये जो जर्मनी है, जर्मनी का ऊपरी हिस्सा जो है, जर्मनी का ये वाला ऊपरी हिस्सा, इसको क्या कहा गया, प्रसा। क्या बोला गया, प्रसा। तो दिक्कत। तो प्रसा का चांसलर का नाम क्या था,
बिस्मार्क। प्रसा ही एक ऐसा देश था जो कहा था कि हमारे यहाँ शिक्षा अनिवार्य है, अगर किसी को शिक्षा नहीं लेना है तो हमारे देश से बाहर जा सकता है। समझ में आया? वो शिक्षा को क्या कर दिया था? अनिवार्य कर दिया था। अगर यहाँ वहाँ पे रहकर आप शिक्षा नहीं ले रहे हैं तो आपको क्या कर दिया जाएगा? बाहर कर दिया जाएगा। प्रसा से आपको कहाँ जाना पड़ेगा? बाहर जाना पड़ेगा। तो प्रसा शिक्षा को क्या कर दिया था? अनिवार्य कर दिया था। यहाँ का कौन आने वाला था? बिस्मार्क। और बोला कि हम जर्मनी को क्या करेंगे? एक करके रहेंगे। इसके लिए उसने क्या किया? गुप्त संधि करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? गुप्त संधि करना शुरू कर दिया। अलग अलग देशों से जाकर क्या कर रहा था? संधि कर रहा था। अब देखिए कैसे संधि किया। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की अहम भूमिका है। जब यह प्रसा का चांसलर बना तब इसका मुख्य उद्देश्य जर्मनी संघ से ऑस्ट्रिया की सत्ता को क्या कर देना था? मिटा देना था। क्योंकि जर्मनी और इटली का सबसे बड़ा बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया था। बिस्मार्क जानता था कि अगर हमको एक होना है तो पहले किसको मिटाना पड़ेगा? ऑस्ट्रिया को मिटाना पड़ेगा। समझ में आया? लेकिन क्या ये ऑस्ट्रिया पर डायरेक्ट हमला कर देगा? नहीं, ये भी समझदार है, जानता है कि ऑस्ट्रिया अभी क्या है? ताकतवर है। पहले इसको तोड़ो फिर इसको फोड़ो। समझ में आया? आया था ना? पहले तोड़ दो। जैसे अगर 4-5 को दोस्त एक साथ आया तो 4-5 को पहले फोड़ दो और उसके बाद से उसको अलग अलग पकड़ के मारो। समझ में आया? वही काम कौन किया? बिस्मार्क। अभी देखिए कैसे इस सबको मिटा रहा है। इसके लिए मुझे आंतरिक या बाह्य युद्ध क्यों ना लड़ना पड़े, इसके लिए मैं रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। और इसका कथन था कि भाषण की नीति से कुछ नहीं होगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए विशाल सेना का संगठन किया और उसने उत्तम भोजन और उत्तम सुविधा और सही समय में वेतन दिया। किसको? सैनिकों को। सैनिकों को खाली सैनिक संग्रह करना जरूरी नहीं ना है, भोजन देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, उनका खर्चा उठाना पड़ेगा। तो इसका भी क्या किया? ये संगठन किया जिसने सेना के लिए उत्तम भोजन प्रबंध किया। इसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया से क्या कर लिया? मित्रता कर लिया। बताइए क्या ये ऑस्ट्रिया पे आक्रमण कर रहा है? नहीं, ऑस्ट्रिया से क्या किया? मित्रता किया। फ्रांस से क्या कर लिया? मित्रता कर लिया। रूस से क्या कर लिया? मित्रता कर लिया। समझ में आया? अब देखिए कैसे ही क्या कर रहा है। इसके लिए 3 को युद्ध लड़ेगा। कितना युद्ध लड़ेगा? 3 युद्ध लड़ेगा। पहले मित्रता करेगा। अगर आपको किसी के भेद के बारे में जानना है, अगर आपको किसी का भेद जानना है तो उसका दोस्त बन जाइए। समझ में आया? उसका दोस्त बनिएगा। आपको एक से एक वो अपना भेद बताएगा। हमारे बारे में हर चीज़ किसी को बताना मत। हाँ, एकदम किसी को नहीं बताएंगे। समझ में आया? देखिएगा, जितना दोस्त आपके बारे में जानता है उतना आपके माता पिता नहीं जानते होंगे। समझ में आया? और इतना समझिए, अगर आपका दोस्त आपका दुश्मन बना तो आपको बढ़िया से बर्बाद करेगा। क्योंकि आपके बारे में ऐसा चीज़ जानता है जो कोई नहीं जानता, केवल वे जानता है। देखो, सबके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, बकलोल समझ रहा है। समझ में आया? इसीलिए अपने दोस्त को दुश्मन मत बनने दीजिएगा। 10 रुपया दे दीजिएगा, ले भाई पकड़, लेकिन हमारा दुश्मन मत बन। कैसे? अगर वो दुश्मन बना तो फिर आपका कौन कौन सा पोल पट्टी कहाँ खोलेगा किसी को नहीं पता है। समझ में आया? और फिर घरे आपके आएगा, मम्मी पापा पूछेंगे बाबू, अब आप कहिएगा दुश्मन नया नया बना है, पता ना कौन पोल पट्टी खोला है। समझ में आ रहा है? तो जब दोस्त दुश्मन बनता है तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? खतरनाक हो जाता है। तो सबसे खतरनाक दुश्मन कौन होता है? पुराना दोस्त, जो आपसे क्या हो गया है? बिछड़ गया है। इस प्रकार उसने कितना युद्ध लड़ा? 3 युद्ध लड़ा। किससे किससे मित्रता किया है? ऑस्ट्रिया से मित्रता किया, रूस से किया और फ्रांस से किया। तीनों से क्या किया है? मित्रता किया है। तीनों को धोएगा। पहले डेनमार्क को धोया। पहले किसको धोया? डेनमार्क को। डेनमार्क को काहे धोया? क्योंकि उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा था और बोला रुक जा, तुम लोग को दिखाते हैं कि हम पैसा कहाँ खर्चा किए हैं। और डेनमार्क को क्या कर लिया? जीत लिया। यह युद्ध राज्य क्षेत्र को लेकर हुआ था। किसको लेकर हुआ था? क्षेत्र को लेकर हुआ था, जिसमें बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर ये युद्ध क्या किया था? ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर ये क्या किया? युद्ध लड़ा। तो डेनमार्क को जब चढ़ाई किया तो उस समय वो किससे मित्रता कर लिया था? ऑस्ट्रिया से। और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर वो किसका युद्ध लड़ रहा है? डेनमार्क से युद्ध लड़ रहा है। और डेनमार्क से जैसे युद्ध लड़ा, वो समझ लिया कि ऑस्ट्रिया का युद्ध कैसे लड़ रहा है, ऑस्ट्रिया का शक्ति क्या है, ऑस्ट्रिया का कमजोरी क्या है। अब वैसे भी उसका क्या था? दोस्त था। तो ऑस्ट्रिया के बारे में A to Z किसको पता चल गया? बिस्मार्क को। कौन सा युद्ध में? डेनमार्क के युद्ध में। डेनमार्क के युद्ध में ऑस्ट्रिया ने अपने पूरा जोर शोर से युद्ध लड़ लिया। और जब जोर शोर से युद्ध लड़ा तो इसको पूरा उसके ताकत और कमजोरी के बारे में क्या चल गया? पता चल गया। और जैसे पता चला, दूसरा युद्ध कहा ऑस्ट्रिया, अब थोड़ा सा फरियाते हैं क्योंकि तुम्हारा कमजोरी भी जान गए हैं और तुम्हारा ताकत भी जान गए हैं। आओ अब थोड़े से फरियाते हैं। दूसरा युद्ध किससे लड़ लिया? ऑस्ट्रिया से लड़ लिया। और ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ा था तो फ्रांस का मदद ले लिया। किसका मदद ले लिया? फ्रांस से मदद ले लिया। और फ्रांस के पूरा अथी के बारे में जान गया कि फ्रांस कितना ताकतवर है। समझ में आया? और तीसरा युद्ध गला कि चलो फ्रांस सरों को निपटाते हैं, क्योंकि तुम्हारे बारे में भी जान गए। समझ में आया? तो किसी से दुश्मनी करे तो सोचिए समझिए नहीं, लेकिन दोस्ती करने से पहले 100 बार सोचिए समझिए। समझ में आया? क्योंकि दुश्मन को आप अपना राज कभी नहीं बताइएगा। तो अगर आपका किसी से दुश्मनी हो रहा है, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोस्ती कर रहे हैं तो 100 बार सोचिए, उसके बाद से दोस्ती कीजिए। क्योंकि हो सकता है आपके बारे में वो ऐसा रहस्य जान जाए जो आगे चल के आप ही के खिलाफ वो प्रयोग कर दे। कोई दिक्कत है? जो बिस्मार्क किया।
बिस्मार्क किससे पहले मित्रता किया? ऑस्ट्रिया से। और ऑस्ट्रिया से मिलकर किससे युद्ध लड़ लिया? डेनमार्क से। ऑस्ट्रिया का कमजोरी और शक्ति के बारे में पता करके फिर ऑस्ट्रिया को फूंक दिया। और उस समय किससे मित्रता कर लिया था? फ्रांस से। अब फ्रांस का कमजोरी और शक्ति जान के फिर फ्रांसों को धो दिया। और इस तरह से जर्मनी का क्या हो गया? एकीकरण हो गया। कितना चालाक है कौन? बिस्मार्क। समझ में आया बिस्मार्क का कहानी? तो अब बताइए, किसी से दोस्ती करिएगा सोच समझ के करिएगा। समझ में आया? कहा जाता है कि 5 नए दोस्त से बढ़िया एक पुराना दोस्त होता है, क्योंकि एक पुराना दोस्त के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, आप भी उसके बारे में जानते हैं, वो भी आपके बारे में जानता है। लेकिन जो 5 गो नया दोस्त आया है उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन वो आपसे बहुत कुछ उगलवा लेगा, और उगलवा लेगा तो फिर आप ही के खिलाफ वो क्या कर देगा? प्रयोग कर देगा। इसलिए नया दोस्त बनाने से पहले 100 बार सोचिएगा। दिक्कत चले आप देखिए, तो पहला अब तीनों को हम बता देते हैं, ठीक है? लिख दिया यहाँ पे। डेनमार्क से किसके लिए लड़ा था? क्षेत्र को लेकर हुआ था। और इसमें देखिए, प्रसा को सोल्स्विंग मिला और ऑस्ट्रिया को होल्स्टिंग मिला। ये क्षेत्र का नाम है, ठीक है? वो क्षेत्र किसको किसको मिल गया? डेनमार्क और प्रसा आपस में बांट लिया। उसके बाद से ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ लिया। इस युद्ध में प्रसा ने ऑस्ट्रिया को बुरी तरह से क्या कर दिया? हरा दिया। मेटरनिक बोला था काहे मार रहा है? आज बता रहे काहे मारा है छोटा, तुम जनता का भलाई नहीं करेगा, इधर तुमको भलाई करवाना है। समझ में आया? तो ऑस्ट्रिया पूरी तरह से क्या हो गया? हार गया। उसके बाद से फ्रांस और प्रसा का युद्ध कब हो गया था? 1870 में हो गया। 1870 में क्या हुआ? यह युद्ध सोडोवा के मैदान में लड़ा गया था। स्पेन की राजगद्दी को लेकर यह युद्ध किस में हुआ था? ऑस्ट्रिया और फ्रांस में इससे बुरी तरह से क्या हो गया? हार गया। जब फ्रांस से युद्ध हो रहा था तो उस समय ऑस्ट्रिया जाकर किसका सपोर्ट कर दिया था? फ्रांस का सपोर्ट कर दिया था, क्योंकि ऑस्ट्रिया को पटक के मारा था कौन? बिस्मार्क। तो ऑस्ट्रिया जाकर किससे मिल गया था? फ्रांस से। तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया दोनों को एक साथ कौन पराजित कर दिया? बिस्मार्क। प्रसा। समझ में आया? प्रसा का चांसलर कौन है? बिस्मार्क। और अंततः बिस्मार्क ने पूरे यूरोप का मानचित्र ही बदल कर क्या कर दिया? रख दिया। इसका मतलब बिस्मार्क कैसा आदमी है? बहुत ही ताकतवर। समझ में आया? कूटनीतिज्ञ व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? कूटनीतिज्ञ। वो कहता है कि दोस्ती का प्रयोग करो और दुश्मनी का भी प्रयोग करो, लेकिन जीत अपने हाथ में होना चाहिए। समझ में आया? समझ में आ रहा है? दोस्ती करो और चाहे दुश्मनी करो, लेकिन जीत क्या करो? अपने हमेशा हाथ में रखो। अपने हाथ में हमेशा क्या रखो? जीत रखो। रक्त एवं लौह की नीति से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन पूछता है। तो रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन कौन किया था? बिस्मार्क। यह प्रसा का चांसलर था। 1862 ईस्वी में प्रसा का क्या बन गया? चांसलर। इसका कहना था कि भाषण से कुछ नहीं होगा, बल्कि जर्मनी और इटली के एकीकरण के लिए विशाल सेना का क्या करना पड़ेगा? संगठन करना पड़ेगा। तो दिक्कत है। काउंट काबूर कौन था? चलिए, काउंट काबूर कौन था? यह एक क्या था? कूटनीतिज्ञ था एवं राष्ट्रवादी व्यक्ति था, जो निरंकुश और घोर विरोधी था। यह जानता था कि इटली के एकीकरण के में सबसे बड़ा बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया था। काउंट काबूर के बारे में बताएं। यह क्या किया था? इटली को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था, बताया ना? क्रीमिया युद्ध में लेकर यहीं शामिल किया था। अतः ऑस्ट्रिया को हराने के लिए इसने फ्रांस से दोस्ती कर लिया। किससे दोस्ती किया था? फ्रांस से दोस्ती किया था। ये इटली और जर्मनी के क्षेत्र में विकास करना चाहते थे, लेकिन इस प्रकार इटली की समस्या को उन्होंने क्या बना दिया? अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। कोई दिक्कत है? इटली के 3 विभूति कौन थे? मेजनी, जिनको मसीहा कहा जाता है, काउंट काबूर, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था, और गैरीबाल्डी, जिसको इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता है? तलवार कहा जाता है। यहाँ पे तीनों का आप फोटो देख सकते हैं। आगे बढ़े। अब देखिए, गैरीबाल्डी के कार्यों को लिखें। ये सब क्वेश्चन पूछता है। 1860 ईस्वी तक इटली एक क्या था? संगठित क्षेत्र बन चुका था। यानी 1860 ईस्वी तक इटली का क्या हो चुका था? एकीकरण हो चुका था। लेकिन इटली के कुछ क्षेत्र जैसे सिसिली हो गया, नेपल्स हो गया, इन सब क्षेत्रों में जोश खरोश के साथ अधिकार करने का क्या किया जा रहा था? प्रयास करता है। यह पेशे से नाविक था। यह क्या करता था? नाविक मतलब होता है नाव चलाने वाला। समझ में आया? नाविक था। जब एक सैनिक ने इसके लिए तलवार शब्द का प्रयोग किया तो यह किया गया है, मतलब एक सैनिक के द्वारा इसके लिए किसका प्रयोग किया गया है? तलवार शब्द का प्रयोग किया गया है। यह मेजनी का समर्थक था और मेजनी के सपने को क्या करना चाहता था? पूरा करना चाहता था। मेजनी का सपना क्या था? शासन युवाओं के हाथ में सौंप दो। फिर देखो कैसे शासन में बदलाव आता है। समझ में आया? तो ये शासन किसके हाथ में सौंपना चाहता था? युवाओं के हाथ में। यानी मेजनी के सपना को ये पूरा करना चाहता था। इसने अपनी सेना का नाम लाल कुर्ती सेना का क्या कर दिया? गठन कर दिया। लाल कुर्ती सेना का क्या किया? गठन। 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण किया और इसका विरोध काउंट काबूर ने किया था। किसने किया था? काउंट काबूर ने किया था। अंततः अपना जीता हुआ सारा क्षेत्र विक्टर को सौंप दिया, जो इटली का शासक था, और खुद एक साधारण व्यक्ति बनकर क्या होने लगा? जीवन बिताने लगा। समझ में आया? कौन? गैरीबाल्डी। यानी गैरीबाल्डी रोम पर क्या किया? आक्रमण भी किया, जीत भी लिया, और जीता हुआ क्षेत्र इटली के राजा को सौंपकर फिर दोबारा किसमें लग गया? अपने जीवन यापन में लग गया। यानी दोबारा से क्या बन गया? नाविक बन गया। कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़े।
बोल रहा है विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? चलिए, विलियम प्रथम कौन था? जर्मनी का राजा था, और जर्मनी का राजा को क्या चाहिए था? जर्मनी को एक करना था, लेकिन उसके पास भी इतना औकात नहीं था कि उसको क्या कर सके? एक कर सके। इसलिए उसने अपना पूरा पावर किसके हाथ में दे दिया? बिस्मार्क के हाथ में दे दिया, और बोला तुमको जैसे जो करना है वैसे क्या करो करो। तो बोला कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए भी क्या था? असंभव था। अब बताइए, क्या बिस्मार्क अकेले ये कर पाता? नहीं। विलियम प्रथम अगर नहीं आता तो विलियम प्रथम इसका सपोर्ट किया, तभी तो ये जाकर राजकोष से पैसा निकाल लिया और बड़का सेना का संगठन किया था। अगर विलियम प्रथम मदद नहीं किया तो ये सेना कहाँ से संगठित करता और लड़ाई लड़ पाता? क्या डेनमार्क से लड़ता, ऑस्ट्रिया से लड़ता, फ्रांस से लड़ पाता? नहीं। तो वही बोल रहा है विलियम प्रथम के बगैर क्या था? ये जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए भी संभव नहीं था, कैसे? तो वहीं देखिए कैसे। जाहिर सा तथ्य है कि जर्मनी के एकीकरण का मूल मंत्र साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी। साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा मतलब अलग अलग राज्य को जीत कर क्या कर लो? एक में कर लो। इसके लिए सुलझाया गया मार्ग विशाल सेना का संगठन था एवं रक्त और लोहा का क्या था? नीति था। जो कौन अपनाया था? बिस्मार्क अपनाया था। विलियम प्रथम यह जानता था कि जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस और ऑस्ट्रिया को बुरी तरह से क्या करना पड़ेगा? पराजित करना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रिया चाहता ही नहीं था कि जर्मनी का क्या हो? एकीकरण हो। ऑस्ट्रिया को पूरी तरह से पराजित करना होगा। इस काम को बिस्मार्क ही कर सकता है। अतः प्रसा के सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए एक योजना का निर्माण किया, परंतु सैनिक खर्च को लेकर संसद में विवाद उठ गया। इस समस्या को हल करने के लिए विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बर्लिन बुलाया और भरपूर सहयोग किया, और इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण को क्या किया गया? पूरा किया गया। तो दिक्कत, संसद में बवाल उठा था, लेकिन उसने उसको क्या बुला लिया? बर्लिन बुला लिया। बर्लिन कौन सी है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी कौन सी है? बर्लिन। अरे जर्मनी का एक शहर है जिसका नाम क्या है? बर्लिन। वहीं में बर्लिन में बुलाया गया था। समझ में आया? जर्मनी को बाद में बर्लिन का दीवार भी खींचा गया है, बताएंगे, द्वितीय विश्व युद्ध में था। समझ में आया? द्वितीय विश्व 1789 में जर्मनी आज़ाद हुआ है। 1989 में जर्मनी क्या हुआ है? आज़ाद हुआ है। 1789 में तो फ्रांस का क्रांति हुआ था। तो बर्लिन बुलाया गया, और उसका बहुत ज़्यादा विलियम प्रथम क्या किया? मदद किया, और बोला जाओ तुमको जैसे करना है करो, लेकिन जर्मनी को क्या करो? एकीकरण करो। जर्मनी का क्या करो? एकीकरण करो। तो जर्मनी और इटली के एकीकरण में कोई दिक्कत है? आगे बढ़ें। आपका कहानी यहाँ पे क्या होता है? समाप्त। आपका कहानी यहाँ पे क्या होता है? समाप्त होता है। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। चलिए एक बार हम शॉर्टकट में टोटल बता देते हैं। यहाँ पे फ्रांस है, क्या है? फ्रांस है, इधर इटली है, इधर जर्मनी है, ऊपर डेनमार्क है, बीच में ऑस्ट्रिया है। इतना देश के साथ जिसका दोस्ती हो गया, इस कहानी को आराम से समझ सकता है। देखिए, जर्मनी और इटली का क्या करना है? एकीकरण करना है। सबसे बड़ा बाधा कौन है? ऑस्ट्रिया है। और कौन है? फ्रांस भी है, लेकिन फ्रांस उतना, ये सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनी। अब देखिए, जो इटली है, इटली में 3 व्यक्ति थे। कौन कौन? गैरीबाल्डी, इटली का एकीकरण का तलवार कहा जाता है। मेजनी, जिनको कहा मसीहा कहा जाता है, इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता है? मसीहा कहा जाता है। और काउंट काउर, जो क्या किए थे? अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिए थे, और 1857 में क्रीमिया युद्ध में किसको लेकर चले गए थे? इटली को लेकर चले गए थे। जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधा। ये बोला कि रुक जाओ, पहले यहाँ पे कौन था? प्रसा में कौन थे? बिस्मार्क बोले कि जर्मनी को तो एक करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए हमको किसका मदद लेना पड़ेगा? विलियम प्रथम का मदद लेना पड़ेगा, जो जर्मनी का क्या है? राजा। गए, उसका मदद लिए, वो उनका भरपूर क्या किया? सहयोग किया, रुपया पैसा सब दिया। ये गए संसद से बिना पूछे पैसा निकाले, और विशाल सेना का क्या कर दिए? संग्रह कर दिए। जब जनता विरोध की तो डेनमार्क पे क्या कर दिए? चढ़ाई कर दिए। और डेनमार्क पे चढ़ाई किए तो किसका मदद ले लिए? ऑस्ट्रिया का मदद ले लिया। और ऑस्ट्रिया का मदद ली तो ऑस्ट्रिया का कमजोरी और शक्ति के बारे में किसको पता चल गया? बिस्मार्क को। डेनमार्क से युद्ध जीत गए, और युद्ध जीतने के बाद से फिर किस पर हमला कर दिए? ऑस्ट्रिया पर। और हमला करने से पहले किससे दोस्ती किए थे? फ्रांस से। और फ्रांस से मिलकर ऑस्ट्रिया पे हमला किया, और ऑस्ट्रिया को क्या हो गए? जीत गए। अब फ्रांस के शक्ति और उसके ताकत के बारे में किसको पता चल गया? बिस्मार्क को। अब किस पर हमला करेंगे? फ्रांस पे। ऑस्ट्रिया आके फ्रांस का मदद करेगा, लेकिन दोनों को एक साथ हरा देंगे। कहेंगे ऑस्ट्रिया से तुरा का भी हरे ले रही है, नहीं क्या समझ में आवत? नहीं कहते हैं, कोनो देखिएगा 2-4 दिन पिटैले रहता है, कोनो से चढ़ाई तब बीच में आकर फुदकने लगता है, तो कहता है अभी 2 दिन पहले पिट ले रहे हैं, नहीं क्या समझ भाग जैसे। वही हाल ऑस्ट्रिया का यहाँ पे हुआ था। तो प्रसा इसको क्या किया? भगा दिया, बोला भाग जैसे, आ रहा है फ्रांस का मदद करने, तुमको भी कूट देंगे अभी। और फ्रांस को भी क्या कर दिया? हरा दिया। और इस तरह से जर्मनी का क्या हो गया? एकीकरण हो गया। और इस तरह से इटली का भी क्या हो गया? एकीकरण हो गया। कोई दिक्कत है इस समय? आगे बढ़ें। तो आपका चैप्टर यहीं पे क्या होता है? समाप्त होता है। अब यहाँ से आप लोग दूसरा चैप्टर का लिंक यहीं से लगा लीजिए कि अब यहाँ से पूंजीपति वर्ग का क्या हो गया है? उदय हो गया है।
जब कौन था, लुई फिलिप के समय ही पूंजीपति वर्ग क्या हो गए थे, उदित हो गए थे, और बड़ा बड़ा फैक्ट्री और कल कारखाना लगेगा और उसमें मजदूर क्या करने आएंगे, कार्य करने आएंगे। अब जो गांव देहात के मजदूर है वो भी कार्य करने कहाँ आएंगे, शहर में आएंगे, क्योंकि शहर में क्या लगा हुआ है, फैक्ट्री लगा हुआ है। लेकिन उनका स्थिति वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या रहेगा, दयनीय रहेगा। वहाँ पे उनको 8 घंटा की जगह पे 12 घंटा 17 घंटा क्या किया जाएगा, कार्य कराया जाएगा। समय से सैलरी नहीं दिया जाएगा, भोजन नहीं दिया जाएगा, बच्चों को कोई सुविधा नहीं दिया जाएगा, बच्चा अलगे रोग आ रहा है, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों से भी फैक्ट्री में क्या किया जाएगा, कार्य कराया जाएगा। तो इसका विरोध करने के लिए, मजदूरों का जो दशा खराब हो रहा है, इसका विरोध करने के लिए अब क्या आएगा, कार्ल मार्क्स, यानी समाजवाद और साम्यवाद। आपका दूसरा चैप्टर का नाम यहीं से शुरू है, तो इसका लिंकअप आप यहीं से लगा लीजिएगा। कल आपका दूसरा चैप्टर भी क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। कल भी आपका क्लास कितना बजे रहेगा, 6 बजे से। बंद करो उसको।